हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। और जो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स वो है अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे टॉपिक अगर आपको समझना है तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन समझे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जैसे मान लीजिए ये अपने पास कोई शीट है, अगर आप इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करते हो, क्या पास हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पास होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द प्लेन सरफेस। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं अपन डेफिनेशन को? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या बोला गया? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर, ध्यान रखना कैसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। अगर ये अपने पास कोई प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर है एकदम बात? डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। देखो इसको डिनोट अपन करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। और ये कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर। स्केलर क्यों? देखो बेटा नंबर है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर नंबर की बात होती है यहाँ पे 10, 20 जो भी है, तो वो क्या एक फ्लक्स क्या हो गया अपने पास? एक इलेक्ट्रिक, सॉरी दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये अपने पास? एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब अपन बात करें तो कैसे इसको समझें। देखो बेटा इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है किस किस के ऊपर? पहला, इट डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया, कि कितना सरफेस एरिया है। कैसे डिपेंड करता है? जैसे समझते हैं, सपोज दिस इज अ प्लेन शीट। ओके, क्या है अपने पास? एक शीट है। ओके, ओके, दिस इज द प्लेन शीट। अपन ने क्या कहा कि ये अपने पास क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, दिस इज पासिंग थ्रू द दिस शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस शीट। ओके, और यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? यूँ, दिस इज द एरिया वेक्टर। कोई प्रॉब्लम है? अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करूँ तो ये एंगल कितना हो गया बताओ? थीटा एंगल हो गया। कितना एंगल है बेटा? थीटा एंगल। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट की बात करें तो कैसे आएगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा इधर, दिस इज द ई कॉस थीटा, और एक किधर बनेगा? इस तरफ, दिस इज द ई साइन थीटा। अभी अपन ने जस्ट एक बात की थी। क्या बात की थी? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए बेटा? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बस ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसे पास होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर पास हो रहा है तो अपन ये कह सकते हैं कि वो अपने पास फ्लक्स में इंक्लूड होगा। अब आपको पता है अगर ये शीट है तो इसके परपेंडिकुलर तो यही माना जाएगा ना, ये वाला। तो यही कंपोनेंट अपने पास क्या आता है? काम में आता है। तो ये कंपोनेंट काम में नहीं आएगा। मतलब जिस तरफ एरिया वेक्टर होता है उसी तरफ अपने पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो किस में इंक्लूड होता है? फ्लक्स के अंदर इंक्लूड होता है। इसलिए आपको एंगल लेना होता है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में आपके पास क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नहीं है तो आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो अपन ने क्या कहा? ये अपने पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, ओके, तो ये अपने पास क्या होता है बेटा? ई कॉस थीटा इनटू में क्या आ जाएगा? ए। क्लियर? सो यहाँ से फाई कितना हो जाएगा आपके पास? दिस इज ई ए कॉस थीटा। कितना आ जाएगा बेटा? ई ए कॉस थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास? ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप केस ले सकते हो। जैसे मान लेते हैं केस फर्स्ट अगर अपन लेते हैं तो आप थीटा को क्या मान लो बेटा? 0 मान लो। अगर थीटा 0 है तो आपको पता है फ्लक्स कितना हो जाएगा? कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? पॉजिटिव फ्लक्स। ई ए विल बी पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर अपने पास थीटा 0 डिग्री है, मतलब ये हुआ कि आपके पास ये कोई शीट थी मान लेते हैं, दिस इज एनी शीट। ओके, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है,
दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसका एरिया वेक्टर भी अगर सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है, अगर इसका ओबियसली एरिया जैसे अगर मैं बोलूँ, ठीक है, ये अपने पास क्या है, इसका एरिया वेक्टर ओबियसली किधर है, इधर है, इधर भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, इधर भी हो सकता है। अभी इसके बारे में बात करेंगे। अभी बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सॉरी एरिया वेक्टर इधर है और इसमें से क्या पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। क्या पास हो रही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एरिया वेक्टर क्या सेम डायरेक्शन में हो गए दोनों। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फ्लक्स बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फ्लक्स। क्लियर है एकदम बात। इसके बाद में केस 2 आता है। केस 2 क्या आता है, थीटा इज़ 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो बेटा क्या बोलोगे आप उस केस में, कब होगा थीटा 90 डिग्री बताओ। सेम ले लेते हैं, चलो ये शीट है, ओके, एरिया वेक्टर तो इधर ही आना है क्या, ये आपका एरिया वेक्टर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूँ जा रही है ऐसे ऐसे, ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके बीच में एंगल कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। अगर अपने पास इस तरीके से केस बनता है, जैसे कि ये पेज है अपने पास, अगर मैं बोलूँ ये तो एरिया वेक्टर है और इसमें से यूँ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। अब एक बात बताओ, अगर ये 2D सरफेस है तो ओबियसली कभी भी इसकी कोई थिकनेस नहीं होगी। ये जो थिकनेस आपको दिख रही है वो भी नहीं होगी। अगर थिकनेस नहीं है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक इसमें से पास नहीं हो सकती। क्लियर है, तो मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही क्या हो गया, वहाँ पे जीरो हो गया, फ्लक्स विल बी जीरो। केस समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि आपको पता है cos 90 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, cos 90 विल बी जीरो। अगर मैं केस 3 की बात करूँ स्टूडेंट, तो केस 3 क्या है, केस 3 ये कहता है कि अगर मेरे पास थीटा क्या हो, 180 डिग्री हो। और 180 डिग्री कब होगा, कि जैसे मान लेते हैं ये तो शीट है, क्लियर, और ये क्या है, एरिया वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, यूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ओके, बताओ कितने डिग्री का एंगल है, दिस इज द 180 डिग्री का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, EA cos 180 डिग्री। ओके, तो कितना बन जाएगा बताओ, दिस इज द माइनस EA, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फ्लक्स। अब ये केस वो है, अब इधर आ जाओ, देखो अपन ने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जा रही है तो अगर ये वाला एरिया वेक्टर है इस तरफ, ठीक है, उसके लिए तो ये फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जा रही है तो यहाँ पर भी तो एरिया वेक्टर आएगा इस तरफ। अरे ये वाली सरफेस, इसके लिए एरिया वेक्टर किधर आएगा, इस तरफ आएगा। मानते हो ना, मैंने क्या कहा था आपको, 2D सरफेस के लिए दोनों तरफ एरिया वेक्टर होता है। तो अगर ये एरिया वेक्टर आप ये मानते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जा रही है, कितने डिग्री का एंगल बना, 180 डिग्री बना कि नहीं बना। अगर ये 180 डिग्री का एंगल है तो वो क्या होगा आपके पास, नेगेटिव फ्लक्स। मतलब इस सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव, और इस सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। क्या ये बात आप समझ गए। मतलब ये हुआ किस केस में नेगेटिव फ्लक्स बनेगा। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर क्या है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन, चलो पहले लेस की बात कर लेते हैं, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो बेटा आपके पास फ्लक्स कैसा होगा, फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। ओके, इफ द थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन फ्लक्स विल बी नेगेटिव। फ्लक्स कैसा होगा बताओ, नेगेटिव होगा। क्या ये बात आप समझ गए, समझ गए क्या। ओके, फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, यहाँ पे फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कर सकते हैं। अब बात क्या आती है बेटा, अब बात ये आती है कि जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, ये तो आपने समझ लिया, कर सकते हैं इस चीज़ को। आगे चलो, अच्छा इसके पहले एक बार वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे फ्लक्स को, देखो फ्लक्स खुद तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या आता है, E डॉट ए, क्या आता है बताओ, E डॉट ए, क्योंकि cos थीटा आ रहा है, ए बी cos थीटा क्या होता है, A डॉट बी, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लगता है। ओके, यूनिट अपन बना सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या आ जाएगा बताओ, देखो न्यूटन पर कुलाम तो किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कुलाम। ओके, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बताओ, न्यूटन पर कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई।
कर सकते हैं? है कोई प्रॉब्लम? सो स्टूडेंट्स, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब अपन बात करते हैं थ्री डी सरफेस के लिए। जैसे अपन ने कहा, सपोज ये अपने पास कोई 3D सरफेस है। ओके, दिस इज अ क्यूब, दिस इज अ क्यूब। ओके, तो यहां से अपने पास क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये है ओब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अंदर से यूं पास हो रही है। ठीक है, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूँ जा रही है और अंदर से यूँ पास हो रही है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आप एरिया वेक्टर लेते हो तो एरिया वेक्टर को कैसे लोगे आप? क्योंकि 3D सरफेस है और 3D सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसे आता है? आउटवर्ड, है ना। यहाँ पर कैसा आएगा एरिया वेक्टर? आउटवर्ड। ओके, यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसा आएगा? आउटवर्ड। और यहाँ पर भी एरिया वेक्टर कैसा आएगा? आउटवर्ड। ये फ्रंट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर यूँ आएगा और उसके लिए इनवर्ड जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस केस की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास क्या है? फ्लक्स। इसमें एंगल कितना हो गया? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है। सो दिस इज द EA cos 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? अगर ये EA cos 180 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा? माइनस EA। फ्लक्स कितना आ जाएगा बताओ? माइनस EA। नेगेटिव आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फ्लक्स कैसा आएगा बताओ? दिस इज द EA cos 5। cos 5 कितना ले रहे हैं अपन? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कितना आ गया बताओ? प्लस EA। ये पॉजिटिव है आपके पास, है कि नहीं? और यहाँ पे कितना आ गया बताओ? 90 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जा रही है, देखो। ओके, एंड दिस इज 90 डिग्री एंगल। एकदम क्लियर? तो यहाँ से फ्लक्स कैसा आएगा? दिस इज EA cos 90। cos 90 कितना हो गया बेटा? 0 हो गया, है कि नहीं? 90 डिग्री पर हमेशा फ्लक्स कितना आएगा? 0। जैसे यहाँ पर अगर आप फ्लक्स की बात करें तो कितना आएगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। समझ पा रहे हो? अगर अपन यहाँ पे नेट फ्लक्स निकालना चाहें, ठीक है, ई नेट निकालना चाहें, देखो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, हर जगह पे क्या आ रहा है? फ्लक्स। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव, बाकी हर जगह पे क्या आएगा? 0। तो अगर आप ई नेट निकालते हो, ई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपको पता है बाकी सब तो 0 है, केवल ये वाली और ये वाली सरफेस है। तो ये क्या आएगा अपने पास? EA एंड देन प्लस माइनस EA। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। तो क्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स हमेशा क्या होता है बेटा? 0 होता है। शर्त क्या है? क्या कहा मैंने? E नेट फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 0। कैसा होता है? 0 होता है। अगर कोई क्लोज सरफेस होगी, जैसे कि ये क्लोज सरफेस है अपने पास, इसके लिए ये वाला फ्लक्स नेगेटिव होगा, है कि नहीं? और ये वाला फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पे फ्लक्स 0 है, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया ना। अगर आप टोटल देखोगे सरफेस की तो नेट फ्लक्स क्या है? 0 है। ऐसे अगर अपने पास कोई स्फीयर है, सपोज करो स्फीयर है, इसके लिए भी अगर मान लो ये अपने पास यूँ जा रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जा रही है, सही बात है, ऑब्वियसली 3D सरफेस है, तो यहाँ पे इसके लिए एरिया वेक्टर कैसा होगा बताओ? अगर मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर की बात करूँ तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? यूँ होगा, है। यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसा होगा बताओ? इधर होगा, है कि नहीं? यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसा होगा बताओ? इधर होगा। क्लियर है? यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसा होगा बताओ? इधर होगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ के लिए फ्लक्स कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और यहाँ के लिए फ्लक्स कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है बेटा कि अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है तब तो क्या आएगा? नेगेटिव फ्लक्स। समझ पा रहे हो? और अगर लेस देन 90 डिग्री है तो फ्लक्स कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। समझ जाओगे क्या? समझ जाओगे? क्लियर है ये बात? अब एक चीज़ है, ये हमेशा 0 नहीं रहेगा, उसके लिए शर्त ये है, नॉट इम्पॉर्टेंट नोट है ये,
शर्त यह है बेटा, देयर शुड नॉट एनी चार्ज inside closed surface, ठीक है। क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, मतलब अगर मैं इसके अंदर कोई चार्ज रख दूं तो यहाँ पे फ्लक्स जीरो नहीं होगा। जैसे अगर आपने ये रख दिया तो इसके लिए कभी भी फ्लक्स जीरो नहीं हो सकता। फ्लक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये चीज़ समझो। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब यहाँ पे चार्ज नहीं होगा बेटा तभी अपने पास ये चीज़ पॉसिबल है। अगर चार्ज नहीं है तभी अपने पास फ्लक्स क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे कोई चार्ज रख देते हो तो याद रखना फ्लक्स जीरो नहीं होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, चले आगे चलते हैं अपन। चलिए कुछ न्यूमेरिकल है, पहले ये देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखो। बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 × 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम पासेज थ्रू अ रिंग ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने पास एक रिंग है, जैसे सपोज करो ये रिंग है। क्लियर है? तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, ये इसकी रेडियस कितनी है बताओ, 5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 5 सेंटीमीटर। ओके, आगे बोल रहा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। देखो एरिया वेक्टर तो कैसा होगा, यहाँ पे आपको पता है एरिया वेक्टर तो ऐसा ही होना है, ये तो फिक्स है। सही है क्या बात? इसमें से आपको क्या पास करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास करो ताकि कितने डिग्री का एंगल बन जाए, 60 डिग्री। तो मान लेते हैं ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो ये एंगल कितना आ जाएगा बताओ, 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है? और आपको पता है फ्लक्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, दिस इज द ई ए कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है अपने पास, 2 × 10⁻⁻10। ओके, एरिया वेक्टर कितना है बताओ, एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा πr² लगा के। ओके, क्योंकि ये अपने पास रिंग है, रिंग के लिए एरिया कैसे निकालेंगे अपन, πr²। यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। थीटा कितना है अपने पास, 60 डिग्री। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ, 2 × 10⁻⁻10 × पाई 3.14 इंटू में क्या आएगा, रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज़ और समझो, देखो फ्लक्स जो होता है ना एम के सिस्टम में निकाला जाता है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है अपने पास, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो अपन इसको एम के सिस्टम में रखते हैं तो ऑब्वियसली रेडियस आपको सेंटीमीटर में नहीं लेकर किस में लेनी पड़ेगी, मीटर के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसको आपको किस में चेंज करना है, मीटर के अंदर, 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर है? तो इसको अपन यहाँ पे पुट करेंगे। सो 5 × 10⁻⁻2। ओके, एंड दिस इज द स्क्वायर। और cos 60 कितना होता है बेटा, दिस इज द √3/2। ओके, दिस इज द √3/2। cos 60 इज √3/2। हाँ सॉरी, हाफ, दिस इज हाफ। cos 60 कितना आ जाएगा आपके पास, हाफ। ठीक है, कट कर दो आप, जो भी कट हो रहा है देखो 2 से 2 कट कर दो, है कि नहीं। और यहाँ से क्या बचने वाला है, 3.14 × 25। ओके, दिस इज द 25। यहाँ से आएगा 10⁻⁻4। ओके, इसके अलावा क्या है अपने पास, 3.14, यह आएगा 25 और यह आएगा 10⁻⁻10। ओके, सो मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 25 4 × 100, 10, 25 1 × 25, 35 का 3। ओके, एंड दिस इज 75 एंड 3 78 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे इस जगह पर। क्लियर है क्या बात, बताओ, कर सकते हैं। और इनटू में यहाँ पे कितना आएगा, 10⁻⁻14। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 7.85 × 10⁻⁻13। ओके, न्यूटन पर कूलम इंटू में क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। कर सकते हैं सॉल्व।
चलिए आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा सा आपको इसके अंदर ये है, ये आपको ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे पहली बात ये क्या दे रखी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया आपका एरिया वेक्टर, सॉरी एरिया वेक्टर नहीं है ये बस एक ये लाइन है, ठीक है। और इसके बीच में जो एंगल है वो मान लेते हैं 60 डिग्री है। कितने डिग्री का एंगल मान रहे हैं अपन, 60 डिग्री का मान रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फ्लक्स। अच्छा एक चीज़ और देख लो, इसमें रेडियस को क्या मान लेंगे अपन, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। ओके, रेडियस क्या मान रहे हैं अपन, आर मान रहे हैं। और अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, दिस इज द ई ए कॉस थीटा। अब मेन बात क्या है, ये जो एंगल होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है। किसके बीच का है ये, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का है। अगर ये इसके बीच का एंगल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने ई माना है और एरिया आपके पास क्या है, पाई आर स्क्वायर है। ओके, अगर मैं बोलूँ कॉस थीटा कितना है बताओ, क्योंकि यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर ये तो है नहीं, ये आपका एरिया वेक्टर है। ओके, अगर ये एरिया वेक्टर तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है, ठीक है, वो कितना है अपने पास, दिस इज द 30 डिग्री। ओके, तो इसको सॉल्व अपन करेंगे, क्या आ जाएगा बताओ, दिस इज द ई, पाई की वैल्यू अगर अपन चाहें तो 22/7 या फिर 3.14 रख दूँ। ओके, और ये आ जाएगा रेडियस स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉस 30 कितना आ जाएगा पर √3/2। तो इसको अपन इसी तरीके से इसको रखेंगे, कितना आ जाएगा देखो 3.14, ये आएगा 1.73 /2 और ये यहाँ से आ जाएगा ई इंटू में आर स्क्वायर। कर सकते हैं क्या बताओ। अब देखो इसको मल्टीप्लाई आपको करना है और डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होती और आपको आर गिवन तो एग्जैक्ट अपन इसको सॉल्व कर देते, ठीक है। वही मल्टीप्लाई करना है आपको, बोलो कर सकते हैं क्या। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके अलावा अपन और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और देख लो पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स, हाँ जी फ्लक्स आएगा यहाँ पर, यस दिस इज द फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, बेटा अगर नॉन यूनिफॉर्म, अभी तक अपन ने सरफेस कैसा देखा, यूनिफॉर्म, जैसे कि पेपर था है, अपन ये चीज़ जानते हैं कि इसके कहीं पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ देख लो या यहाँ देखो, एरिया वेक्टर हमेशा कैसे होगा, यूँ इसी डायरेक्शन में रहेगा, मतलब डायरेक्शन सेम होगी। क्लियर है, ये डायरेक्शन सेम होगा, ये डायरेक्शन सेम, ये भी डायरेक्शन सेम। अगर यहाँ देखते हो तो ये भी डायरेक्शन सारी इस तरफ रहेगी, तो ये क्या होता है अपने पास यूनिफॉर्म सरफेस। लेकिन अगर कोई ऐसा सरफेस हो, जैसे सपोज करो अपन ने कहा यूँ ये कोई सरफेस है, क्लियर। अब आपको पता है इसके अंदर कहीं पे तो एरिया वेक्टर होगा इधर, है कि नहीं, कहीं पे एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। यहाँ पे अगर अपन एरिया वेक्टर की बात करें तो ये होगा इधर, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। और नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के लिए फ्लक्स निकालने का जो तरीका है वो डायरेक्ट अपन ई ए कॉस थीटा से नहीं निकाल सकते। वो कब निकाल सकते हैं, जब एरिया वेक्टर जो सरफेस है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके सारे एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तब अपन ई ए कॉस थीटा लगाते हैं। लेकिन अगर इस टाइप से अगर अपने पास आ जाए स्टूडेंट्स, और अपन ने कहा कि मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इसके अंदर से ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, क्लियर है बात। अगर अपन देखें यहाँ से, इसका एरिया वेक्टर एंगल अलग बनाएगा, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर अलग एंगल बनाएगा, ये वाला एरिया वेक्टर इसके साथ अलग एंगल बनाएगा, ठीक है। सारे अलग अलग एंगल बना रहे हैं, डिफरेंट एंगल बना रहे हैं। तो ये चीज़ अपने पास किस में आएगी बेटा, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के अंदर आएगी। किस में आएगी, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के अंदर। नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के अंदर फ्लक्स निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्योंकि अगर अपन बोल रहे हैं कि मान लेते हैं ये कोई सरफेस एरिया आपने ले लिया, इसको अपन डी ए बी ले सकते हैं। देखो याद रखना क्या बोल सकते हैं इसको, डी ए बी बोल सकते हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट। मतलब इस पूरी सरफेस के ऊपर एक छोटा सा आपने क्या ले लिया, एरिया ले लिया, ठीक है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एरिया वेक्टर।
इसको DS लिया हुआ है आपके NCERT के अंदर, तो चाहो तो DS ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है कि नहीं। आप चाहो तो इसको क्या ले लो, DS ले लो, ठीक है। DS वही सरफेस के लिए आता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास स्मॉल एरिया है, इसके बीच का एंगल अगर अपन को पता है कि मान लेते हैं थीटा है, कोई भी पर्टिकुलर एंगल है, अब आप क्या कर दो, इस पूरे सरफेस का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, पूरे सरफेस का क्या कर दो, जैसे ये स्मॉल एरिया लिया आपने D है, अगर इस पूरे एरिया का आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। मतलब फ्लक्स का जो तरीका है नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के लिए वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS। क्लियर है। अगर क्लोज्ड सरफेस है तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, फॉर क्लोज्ड सरफेस। कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से सर्कल बनाया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका E डॉट DS। अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हो, डॉट हटाते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, E DA cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉशेट आएगा, और इसको फिर क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कर दो। बोलो बात सही है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, किसके लिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। क्लियर एकदम बात। क्या करना पड़ता है, इस एरिया वेक्टर का, इसका इंटीग्रेशन करना है अपन को। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल सरफेस आ जाएगी। क्लियर। चलिए, क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज सरफेस, सॉरी ये यहाँ पर मिस टाइप है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। मैंने बता दिया ये आपको। कोई भी क्लोज सरफेस आप ले लो, जैसे ये आपके पास स्फीयर है, यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करते हो, ठीक है, तो यहाँ से एरिया वेक्टर कैसे कैसे होगा आपको पता ही है। यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर जाएगा, यहाँ पे अगर कोई एरिया वेक्टर होगा तो वो इधर जाएगा, या फिर और भी अलग अलग जगह, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो टोटल फ्लक्स मिला के क्या आता है, जीरो आता है। क्लियर है एकदम बात। चलिए, ऐसे अपन ने इस उसके लिए बात की थी, किसके लिए, 3D सरफेस के लिए। 3D सरफेस में जैसे मान लेते हैं, ये हटा दो, ये अपन इसकी बात करें, क्यूब था अपने पास, है ना, क्या था ये, क्यूब। तो क्यूब के अंदर कैसा आएगा बताओ, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर यूँ आ जाएगा, और ये एरिया वेक्टर यूँ आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे एरिया वेक्टर यूँ आ जाएगा। तो आपको पता ही है, यहाँ पे तो जीरो हुआ था, और यहाँ पे भी क्या हुआ था, नेगेटिव वैल्यू, और यहाँ पे क्या हुई थी, पॉजिटिव। टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब क्लोज सरफेस के लिए हमेशा फ्लक्स क्या होता है, जीरो। शर्त क्या है, शर्त ये थी कि इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए बेटा, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए, तभी जीरो होगा। अगर अंदर चार्ज है तो उसका केस अलग है। ठीक है, चले आगे, आगे आ जाओ। ठीक है, ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेगेटिव अगर क्या बोल रहे हैं, क्लोज फॉर अ क्लोज सरफेस द फ्लक्स गोइंग इनसाइड, इनसाइड अगर फ्लक्स आता है तो नेगेटिव होता है, और आउटसाइड के लिए क्या आता है बेटा, पॉजिटिव आता है। ठीक है, आगे चलें। ओके, अब आ गया था अपने पास क्या, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फॉर अ क्यूब। तो बेटा ये भी अपन कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया है, शायद अब इरेज कर दिया मैंने, हैं क्या किया था, मतलब टोटल फ्लक्स क्या कर लोगे, क्यूब का जीरो कर दोगे ना। ये आपको क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। ठीक है, और यहाँ से ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इसका एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा। ये एरिया वेक्टर है, ऐसे ये एरिया वेक्टर है। तो आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स बनाता है, यहाँ पे पॉजिटिव कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये दोबारा अब यहाँ पे अपन को आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फिर आता है बेटा गॉस लॉ। देखो गॉस लॉ क्या है वो समझते हैं अपन। बेटा गॉस लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है, कैसी भी हो, किसी भी शेप की हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसके अंदर कोई भी चार्ज है ना, चार्ज है, तो आपके पास जो फ्लक्स होता है ना वो कितना होता है, इसके अंदर कितना नेट चार्ज है वो क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब टोटल इसके अंदर कितना नेट चार्ज है, नेट।
अब नेट चार्ज का क्या मतलब है, जैसे कि मान लेते हैं अपने कहा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस का क्यू है और ये माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू। तो टोटल नेट चार्ज कितना होगा बताओ, क्यू नेट कितना है इसके अंदर है 1 2 3 4 5 तो क्यू आ गया और माइनस का क्या आ गया, क्यू आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 4Q। सही है क्या बात? तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही है क्या बात? ये नेट चार्ज हो गया। मतलब आपके पास गॉस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बोर्ड एग्जाम में आपके आता है ये एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या था, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स टू द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। सरफेस के अंदर टोटल नेट चार्ज कितना है, ठीक है, उसके क्या होता है, ये मल्टीपल में होता है। समझ जाओगे? आगे चलें, चलिए फिर आता है बेटा प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। प्रूफ क्या है वो देखो। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ को अपन अगर समझना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसके लिए एक सरफेस लेंगे, ठीक है, दिस इज एनी क्लोज्ड सरफेस, क्लियर। अपन ने ये मान लिया है कि इसके जो रेडियस है वो r है। कितनी रेडियस है इसकी बेटा, r। ओके, रेडियस कितनी है, r। अगर अपन ये बोलें इसके अंदर एक चार्ज है, यहाँ पर इस जगह पे क्या एक चार्ज है, q चार्ज है, ठीक है, और इसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पे अगर अपन क्या बात करें, यहाँ पे इस सरफेस के लिए कितना फ्लक्स है टोटल। क्योंकि आपको एक बात पता है कि अगर अपने पास ये क्या है, कोई चार्ज अंदर रखा हुआ, तो इस चार्ज से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निकलेगी ना आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड और अगर नेगेटिव है तो इनवर्ड। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब इस सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है कि नहीं हो रही है बताओ। इसका मतलब यहाँ पे इस सरफेस के लिए क्या होगा, कोई ना कोई फ्लक्स होगा। उसी फ्लक्स को अपन यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या भाई? ये चार्ज अगर अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बाहर निकलेगी ना। और अगर मान लो नेगेटिव होता तो, मान लो ये नेगेटिव था तो ये ऐसे होता कि नहीं होता बताओ, इस तरीके से। क्लियर है? तो किसी सरफेस से ये जो पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है, उसी से अपन क्या उसी को क्या बोल रहे हैं अपन, फ्लक्स बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, तो आपको आ गई क्या? देखो अब क्या आता है, देखो जैसे अपन यहाँ पे क्लोज सरफेस लिया, सपोज दिस इज एनी क्लोज सरफेस। क्या माना अपन ने, इसके रेडियस r मान लिया और यहाँ पे क्या है, एक प्लस का q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब आगे अपने पास बात क्या आती है, यहाँ पे अपन को करना क्या है, अपन ने यहाँ पे क्या मान लिया कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल रही है ना। वैसे तो ऑब्वियसली हर जगह निकलेगी, अपन ने यहाँ पे ये वाला एक केस ले लिया कि हाँ ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो आगे अपन बात करते हैं कि यहाँ से अपन ने कहा कि यहाँ पे एक सरफेस ली, इसकी देखो ये जो स्फेयर आपने लिया है ना, ये जो स्फेयर लिया है, इसकी सरफेस के ऊपर एक एरिया एलिमेंट आपको लेना है। तो इसकी सरफेस पे अगर आप ये एरिया एलिमेंट लेते हो तो उसका एरिया वेक्टर किधर आएगा बताओ, देखें ये इधर ही आएगा क्या। इसको अपन ने स्मॉल डी ए मान लिया। बोलो कोई प्रॉब्लम वाली बात है इसके अंदर? इस जगह पर सरफेस कितना आ गया अपने पास, इस स्मॉल एलिमेंट कितना आ गया, डी ए एलिमेंट आ गया। सही है। तो अब अपन यहाँ पे अगर बात करते हैं किसकी, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इस चार्ज के कारण इस जगह पर कितनी, सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल लें अपन। क्योंकि यहाँ पे एरिया लिया है तो यहीं पे की इलेक्ट्रिक फील्ड काम में आएगी। तो अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन सरफेस ऑफ स्फेयर, सरफेस ऑफ स्फेयर। तो यहाँ से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ, देखें, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब अपन को क्या करना है,
अपन को इस जगह पर फ्लक्स निकालना है ना, केवल इस सरफेस के लिए, बाकी के लिए अभी इंटीग्रेट करना है अपन को, क्योंकि ये ओब्वियसली ये भी नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है। मैंने क्या कहा था, जिस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में होता है वो किस में आता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो ओब्वियसली इसके लिए एरिया वेक्टर इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है ना। तो इसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे अपन। तो अपन फ्लक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे अपन, स्मॉल फ्लक्स फॉर DA सरफेस, ओके। तो यहाँ से फ्लक्स निकाल लो, क्या होगा, स्मॉल d फ्लक्स, ठीक है। क्या करोगे बताओ, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA, ठीक है। तो यहाँ से d फ्लक्स, क्या करोगे बताओ, अगर अपन यहाँ से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, दिस इज द KQ/R², ठीक है। पहले तो इसको सोल्व कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 0, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, इसी को क्या लिख देंगे अपन, इंटीग्रेशन ऑफ EDA, क्या लिख दोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ EDA। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे आपने क्या कर दिया, ये पुट कर दिया, और ये क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन किसके लिए आ जाएगा, DA के लिए आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ। अब दोनों तरफ का क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, टोटल फ्लक्स फॉर होल सरफेस। ये किसके लिए आया फ्लक्स, ये केवल इस सरफेस के लिए आया कि इसके अंदर से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अपन को तो पूरे के लिए निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो अपन क्या बोलेंगे, टोटल फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस। कैसे निकालोगे, बताओ, कैसे कर सकते हैं अपन इसको। इसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, d फ्लक्स, ये इंटीग्रेशन कर दो, और यहाँ से इसको भी अपन कैसे लिख सकते हैं बताओ, KQ/R², और यहाँ पे इसका भी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। अच्छा एक चीज़ है, एक मिनट, देखो बेटा, एक काम करते हैं अपन, इसको, ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसको हटा रहे हैं यहाँ से। अभी तो स्मॉल फ्लक्स की बात की थी ना अपन ने, तो यहाँ से अभी इस इंटीग्रेशन को हटा दो, क्योंकि इंटीग्रेट तो आगे करेंगे तो वो एक साथ ही होगा। अभी ये क्या है, सिंपल सा DA है, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा अपने पास, DA। अभी अपने पास ये वैल्यू किसके लिए है, ये स्मॉल एरिया के लिए, इस स्मॉल एरिया के लिए। तो इंटीग्रेट अभी नहीं करना है, इंटीग्रेट दोनों एक साथ होंगे। क्लियर है बात, इंटीग्रेशन अभी नहीं लिखना है आपको। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अब इंटीग्रेट करेंगे, तो d फ्लक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DA। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर। तो यहाँ से टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5, क्या आएगा, KQ/R² इंटू, अब ध्यान से सुनो, ये एरिया का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो ये एरिया इतना सा था, अगर आपको टोटल एरिया करना है तो ये टोटल कितना, सरफेस स्फेयर के लिए टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 4πr²। देखो r² से r² कट। अब k की वैल्यू रख दो, 1/4πε0, और यहाँ से आएगा Q इंटू 4π। क्लियर है। तो अपन क्या कर देंगे, 4π से 4π को कट कर देंगे, और आपके पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, Q/ε0। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, Q/ε0, दिस इज अ प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखो, यहाँ पे एक चीज गिवन है, क्या आपको यहाँ पे गिवन ही है कि जो गॉस लॉ है डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज। जैसे मान लेते हैं अपने का एक स्फीयर है, ठीक है, इसके अंदर चार्ज अगर Q है, एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर भी चार्ज क्या है, Q है, ठीक है। एक क्यूब ले लो, चलो आप क्या ले लो, क्यूब ले लो,
ठीक है, या आपने क्यूब ले लिया, है कि नहीं, इसके अंदर भी चार्ज क्यू है। इन तीनों ही सरफेस के लिए अगर मैं फ्लक्स निकालूँ ना टोटल, तो कितना आना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए भी फ्लक्स कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है भाई, गॉस लॉ ये कहता है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, अगर उसके अंदर चार्ज क्यू है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा आपके पास, हमेशा क्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, या फिर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड। क्लियर है, शेप पर ये डिपेंड नहीं करता, किसी भी शेप का हो, अगर अपने पास ये अंदर चार्ज क्यू है तो आंसर क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। बोलो कर सकते हैं, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स अपने पास क्या, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है कैलकुलेट द नेट फ्लक्स फ्रॉम द शेडेड रीजन। अच्छा वो डायग्राम ऊपर चला गया ना, डायग्राम इसका ऊपर है बेटा, ये डायग्राम इसी का आएगा है ना, ठीक है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ये इस तरीके से बनेगा, ये जो ये है ना, ये वाला सरफेस, ये मिक्स वाला सरफेस है, वो इसके अंदर भी आ गया और उसके अंदर भी आ गया, ठीक है, ध्यान रखना इस तरीके से। तो अपन यहाँ पे इसको थोड़ा मन से बना लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे अपने पास क्या है, 4Q चार्ज है, ओके, यहाँ पे अपने पास है 3Q चार्ज सपोज, ठीक है, और इसके अलावा अपने पास इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है, दिस चार्ज इज सपोज, ये अपन माइनस का ले लेते हैं ना, और ये अपन मान रहे 2Q एंड दिस इज द प्लस 3Q, और एक चार्ज और यहाँ पे इसके अंदर ले लेते हैं -Q। आपको क्या बोला गया है, फाइंड द नेट फ्लक्स। बेटा ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। क्या बोला गया, नेट फ्लक्स फ्रॉम द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन ये वाला ही था जहाँ पे दोनों क्या हो गए थे, मिक्सअप हो गए थे। तो इस वाले और इस वाले चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, इस चार्ज से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये शेडेड रीजन में नहीं है। यहाँ पर ये आपका शेडेड रीजन, अब इसके के अंदर आपको नेट चार्ज देखना है, तो अपन क्या निकालेंगे, क्यू नेट इनसाइड द शेडेड रीजन। कितना आएगा बताओ, याद रखना जब भी क्यू नेट आपको निकालना है तो उनका एल्जेब्रिक सम होता है, ये अपने पढ़ा था, एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो टोटल एडिशन कर दो, प्लस का 3Q और माइनस का कितना आएगा, Q, तो कितना बन जाएगा 4Q। ये आपके पास नेट चार्ज है, तो आपके पास जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा बताओ, दिस द Q अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या है आपके पास, Q नेट, Q नेट कितना आएगा बताओ, 4Q अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। कर सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखें इसका, ओके। चलिए आगे अपने पास और भी है, गॉस लॉ को अप्लाई करना अपन सीखेंगे, और इसके ऊपर बेस्ट कुछ अदर क्वेश्चंस अपन करेंगे, ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स नोट्स आप बनाते रहें, ये एज इट इज़ नोट्स आपको बनाने हैं, हर एक कॉन्सेप्ट आपको नोट्स में मिल जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। हर एक टॉपिक आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा, बस आपको नोट्स बना के उसको रिवाइज जरूर करना है, ओके। सो थैंक यू।